नमस्कार साथियों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे क्रिया के ऊपर। और क्रिया के ऊपर एक क्लास हो चुकी है और वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, जितनी भी क्लासें हुई है। अब ये जो क्लास होगी ये भी उन क्लास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि लास्ट में जो कुछ बच गया था उसके ऊपर हम इस क्लास में चर्चा कर लेंगे। तो अलग अलग आधार पर क्रिया के भेद थे, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। चाहे वो काल के आधार पर क्रिया के भेद हो, चाहे समापन के आधार पर क्रिया के भेद हो, और दूसरा पढ़ा था हमने रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद है उनके बारे में। और एक लास्ट में जो पढ़ा था वो कर्म के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती है, दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, इनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब बचती है अन्य क्रियाएं। क्या? अन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अन्य क्रियाएं कौन कौन सी है? जैसे एक तात्कालिक क्रिया है, तात्कालिक क्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें। साथ ही में एक आज्यार्थक क्रिया है या आज्या बोधक जो क्रिया है उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। हालांकि उससे मैंने वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्य कालिक क्रिया के साथ भी पढ़ाया थोड़ा बहुत। और एक पढ़ेंगे कृदंत क्रिया। कौन सी? कृदंत क्रिया पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे अनेकार्थक क्रिया। क्या? अनेकार्थक क्रिया। और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जो क्रिया के जो विकारक शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्रिया में जो विकार होता है वो कारक के अलावा, कारक के अलावा जितने भी विकारक शब्द होते हैं, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो वचन हो, कारक, इस कारण तो होता ही नहीं, काल, वाच्य और पुरुष, इनकी वजह से इसमें मुख्य रूप से चेंज होता है। इसके विकारक शब्द है क्रिया के, कारक की वजह से कोई चेंज नहीं होता है। तो आगे हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं तात्कालिक क्रिया के बारे में। तात्कालिक क्रिया के बारे में जानते हैं कि तात्कालिक क्रिया किसे। तो देखिए, जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया प्रयुक्त हो, अर्थात उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होती है तथा उसके साथ ते प्रत्यय या ही निपात जुड़ा होता है, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तात्कालिक क्रिया की पहचान है कि उसके साथ ते प्रत्यय जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? ते प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। और ही निपात का प्रयोग होता है। इसका ही निपात का प्रयोग होता है। निपात एक अव्यय है। निपात क्या है? अव्यय है। कोई हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो जब देखेंगे आगे, जब हम अविकारी शब्द या अव्यय टॉपिक पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे कि ही क्या है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। वह जहर खाते ही मर गया। तो खाना क्रिया जो है इसके अंत में क्या आ रहा है? ते, पहचान में बताया मैंने आपको। और ही निपात बताया, वाक्य में क्या मिलेगा आपको? ही निपात का प्रयोग होगा। जैसे मुकेश आते ही रोने लगा, तो आना जो क्रिया उसके अंत में क्या आ रहा है? ते प्रत्यय जुड़ा रहे और ही निपात। इसी प्रकार सुरेश खाना खाते ही सो गया, तो जो खाना क्रिया इसके अंत में क्या जुड़ा? ते प्रत्यय और ही आ रहा है, निपात। इसलिए तात्कालिक क्रिया के उदाहरण है विद्यार्थी, क्या है? तात्कालिक क्रिया के। और कुछ क्रिया है आज्यार्थक क्रिया, और जिसका दूसरा नाम मिलता है विधि क्रिया। आज्यार्थक क्रिया का दूसरा नाम क्या मिलेगा? विधि क्रिया मिलेगा। तो देखिए, ये क्रिया किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, वैसे आज्ञा इसको अशुद्ध बोला गया, आज्ञा नहीं होता, ये आज्ञा होता है। अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता हो उसे आज्यार्थक या विधि क्रिया कहते हैं। जैसे मुकेश तुम आज जयपुर जाओ, तो इस वाक्य में या इस क्रिया से ये पता लग रहा है कि जैसे कोई आज्ञा दी जा रही हो। सुरेश नीचे बैठो, निकुंज आइए घूमने चलें, तो ये सारी विद्यार्थियों आज्यार्थक क्रिया या विधि क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। के अलावा एक होती है कृदंत क्रिया। क्या होती है? कृदंत क्रिया। अब इस क्रिया को जब नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी खतरनाक क्रिया होगी, लेकिन इतनी खतरनाक क्रिया नहीं है विद्यार्थियों। सामान्यतः किसी क्रिया के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ा होता है, क्रिया के उस रूप को कृदंत रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत रूप, और वही कृदंत क्रिया कहलाती। यानी कि वे क्रियापद जो किसी धातु या क्रिया के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे हमारे पास चल धातु है, अगर हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गई क्रिया? चलता। अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया, इसमें कौन सा? ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया चलना। और अगर इसमें हमने कर प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया? चल कर। तो ये चल धातु में ना, ता और कर प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियाएं बनी है वो
क्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में प्रत्यय जुड़ा होता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जैसे लिख धातु है, तो लिख में ना, लिखता, लिखकर, ये सब बन जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, इतना कठिन नहीं है। सामान्यतः प्रश्न बनता है, कोई ज्यादा कठिन सवाल इसका आता नहीं। क्रियार्थक संज्ञा, मतलब कुछ क्रियाएं जो संज्ञा की भांति प्रयुक्त होती हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति प्रयोग की जाती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कैसा है? लाभदायक है। तो यहाँ जो टहलना है ये वैसे तो क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा की भांति प्रयुक्त हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? क्रियार्थक संज्ञा बोल देते हैं। तुम्हारे जाने से वह काम हो जाएगा। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, ये हो गया। दिनों की सेवा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। झगड़ने से तो बात बिगड़ जाएगी। तो ऐसे क्रियार्थक संज्ञा इसमें प्रयुक्त हो रखी है। आगे देखें अनेकार्थक क्रिया। तो अनेकार्थक, जैसे आपके सामने एक शब्द है अनेकार्थक, क्या है? अनेक प्लस अर्थक। तो अर्थ से संबंधित अनेक का मतलब एक से अधिक। ऐसी क्रियाएं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो या एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होती हो तो उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थक क्रिया कहते हैं। देखो, वे क्रियाएं जिनका प्रयोग अनेक यानी कि एक से अधिक में किया जाता है उन्हें अनेकार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना क्रिया को अगर लेते हैं हम, तो इसको अनेक अर्थों में कैसे इसका प्रयोग हो रहा है? देखो, खाना क्रिया का मतलब ये नहीं केवल भोजन जो खाते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, कई जगह इसका प्रयोग होता है। जैसे वह मार खाता है, वह भात खाता है, वह हराम का पैसा खाता है, वह मेरा सिर खाता है, मेरा सिर चक्कर खाता है, लोहे को जंग खाती है, सुरेश दूसरों की कमाई खाता है, वह रोटी खाता है, वह कसम खाता है, वह घूस खाता है, वह प्रातःकाल हवा खाने जाता है। तो विद्यार्थी देखो कितने सारे वाक्य बन गए, अलग अलग अर्थों में ये खाना क्रिया प्रयुक्त हो रही है। इसलिए इस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? अनेकार्थक क्रिया कह सकते हैं। जैसे लगना क्रिया है, तो लगना क्रिया भी कई अर्थों में प्रयुक्त होती है, जैसे मीठा लगना, ठंड लगना, मन लगना, काम में लगना। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये कैसी क्रियाएं हैं विद्यार्थियों? अनेकार्थक क्रियाएं हैं। कैसी है? अनेकार्थक क्रियाएं। तो अनेकार्थक क्रिया किसे कहेंगे? ऐसी क्रियापद जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो या एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होती हो उसे अनेकार्थक क्रिया कहते हैं। और भी उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे छोड़ना क्रिया है, तो स्थान छोड़ना, चिट्ठी छोड़ना, किसी को छोड़ देना, किसी को कष्ट में छोड़ना, ये सारी छोड़ना क्रिया के अनेकार्थक रूप है। इसी प्रकार मिलना जो क्रिया है उसके भी अनेकार्थक रूप मिलेंगे, जैसे किसी से मिलना, चेहरा मिलना, दिल मिलना, कुछ मिलना, घड़ी मिलना और सजा मिलना, ये सब क्रिया मिलना क्रिया के अनेकार्थक रूप है। क्रिया के रूपांतरण या क्रिया में जो परिवर्तन होता है, रूपांतर से क्या तात्पर्य है? परिवर्तन होता है, वो लिंग की वजह से वचन, पुरुष, वाच्य, कृदंत यानी कि प्रत्यय, प्रत्यय जुड़ने से भी हो जाता है। भाव या अर्थ या काल की वजह से इसमें चेंज हो जाता है। जैसे लिंग की वजह से कैसे चेंज होता है? तो क्रिया का लिंग संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे लड़का जाता है, लड़की जाती है, तो ये किसके अनुसार चेंज हो रहा है? संज्ञा के अनुसार हो रहा है विद्यार्थियों। वचन के अनुसार देखें, क्रिया के वचन भी संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, तो इस प्रकार इसका वचन के अनुसार चेंज हो रहा है। पुरुष की वजह से चेंज हो रहा है, मैं हूँ, तू है, तुम हो, वह है। तो इनमें सब में अलग अलग पुरुष आ रहा है, मैं, तू, हम, ये सब पुरुष है। और पुरुष के बारे में जो हमने चर्चा की थी विद्यार्थियों, वो कहाँ पर की थी? पुरुषवाचक सर्वनाम जब आपको पढ़ाया गया था। 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वो सारे मैंने लिखा दिए थे आपको वहीं। इसके अलावा वाच्य, वॉइस जिसको बोलते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस, इनकी वजह से भी चेंज होता है क्रिया में। मोहन पत्र पढ़ता है, पत्र मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, मोहन से पत्र पढ़ा जाता है, तो इनके द्वारा भी क्रिया में चेंज हो जाता है। इसके अलावा कृदंत, प्रत्यय जुड़ने से धातु में प्रत्यय लगने पर जो रूप बनते हैं वे कृदंत रूप कहलाते हैं विद्यार्थियों। जैसे पढ़ धातु है, इसमें ता जोड़ा तो पढ़ता, तो इसकी वजह से भी इसमें चेंज हो जाता है। और भाव या अर्थ की वजह से चेंज होता है, पढ़ता है, क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ेगा, तो अलग अलग भाव या अर्थ में जब प्रयुक्त होती है तो ये भी इसके कारण भी इसका कुछ चेंज हो जाता है। काल के आधार पर, टेंस के आधार पर, मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता होगा, अलग अलग काल में, कभी भूतकाल में, कभी वर्तमान काल में, कभी भविष्य काल में बात करते हैं, तो उसकी वजह से भी इसमें चेंज हो जाता है। क्रिया का जो प्रयोग रूप है, वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण करती है, इसके आधार पर ये 3 तरह से इसका प्रयोग होता है। तो क्रिया का जो प्रयोग रूप है वो 3 प्रकार से पढ़ेंगे हम। 3 प्रकार कौन कौन सा है?
क्रिया का कर्तरी प्रयोग, क्रिया का कर्मणी प्रयोग और क्रिया का भावे प्रयोग। देखो कर्तरी प्रयोग क्या होता है, इन वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार चेंज होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कर्तरी प्रयोग। जैसे निकुंज पत्र लिखता है, सुनीता पत्र लिखती है, तो इस क्रिया के जो लिंग वचन पुरुष है वो किसके अनुसार चेंज हो रहे हैं, कर्ता के अनुसार चेंज हो रहे हैं। कर्मणी प्रयोग में क्या होता है, इन वाक्यों में क्रिया के जो लिंग वचन पुरुष है वो क्रम के लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं, कर्ता के अनुसार नहीं होते। जैसे निकुंज ने पुस्तक पढ़ी, सुनीता ने अखबार पढ़ा, तो ये सब अखबार और पुस्तक की वजह से चेंज हो रहा है, ना कि निकुंज और सुनीता की वजह से चेंज हो रहे हैं। भावे प्रयोग क्या होता है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग और वचन और पुरुष कर्ता और कर्म के अनुसार चेंज नहीं होकर सदैव एक वचन में आता हो, वचन तो लिंग की बात करें तो पुंलिंग में आता हो और पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में आता हो, तो इसे कहते हैं भावे प्रयोग। जैसे लड़की से चला नहीं जाता, लड़के से चला नहीं जाता और लड़कों से चला नहीं जाता। चाहे लड़की आए, चाहे लड़के आए, चाहे लड़को आए, कोई सा भी अगर हो रहा है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, केवल वचन आएगा तो एक वचन में आएगा, पुंलिंग में आएगा और अन्य पुरुष में आएगा। ये था विद्यार्थी इसका भावे प्रयोग। और अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा विद्यार्थियों। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ इस क्रिया टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। क्रिया टॉपिक पर जितने भी लेक्चर हुए उनको बड़ा डिटेल से बताया गया, एक एक को आप क्रमबद्ध तरीके से देखिए। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।